तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था तो वो एक बास्केटबॉल मैच खेल रहा है जहां पर उसकी अपनी टीम के 3 मेंबर्स उसे छोड़ गए हैं और उनके साथ चीटिंग हो रही है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। ब्रदर वो और उसके साथ उसका मोटू दोस्त होता है। दूसरी तरफ 8 लोग होते हैं। मैच काफी ज्यादा टफ हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और इन्हें इनके ज्यादा पॉइंट लेने होंगे ताकि वो मैच जीत सके। तो जूजुन क्योंकि काफी ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर है और उसकी टीम भी प्रोफेशनल प्लेयर्स की है, तो वो लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से खेल रहे होते हैं और उनके पास अब लोग भी ज्यादा है। वो बड़ी आसानी के साथ बॉल को बार बार नेट में डाल रहे होते हैं और उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे होते हैं। फूफू को यहाँ पर बार बार ब्लॉक किया जा रहा होता है। वो क्योंकि काफी सारे लड़के हैं, इसी वजह से उनको बार बार ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स की बढ़तरी लेने के बाद जब जूजुन बॉल को लेकर आगे पहुंच जाता है और नेट में बॉल को डालने लगता है, वो ऊपर की तरफ जंप करता है। उसी वक्त तुम्हारा ब्रदर वो भी ऊपर की तरफ जंप करता है और उससे ज्यादा ऊंचा जंप करते हुए उसके हाथ के अंदर से बॉल को छीन लेता है। वो बॉल को छीनने के बाद वहीं पर खड़े खड़े दूसरी वाली साइड के ऊपर अपने बॉल को फेंक देता है। वो निशाना लगाकर सामने बॉल को फेंकता है तो अपोजिट साइड वाले नेट में जाकर बॉल गिरता है और वहीं से वो गोल कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक लॉन्ग रेंज गोल है। इतनी लंबी रेंज के साथ गोल करते हुए किसी को नहीं देखा। एक नेट के पास खड़े होकर दूसरे नेट में बॉल फेंकना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। तो एक तरफ 35 गोल हो चुके हैं जबकि दूसरी तरफ 23 गोल्स हैं। तो यहाँ पर नई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो अपने 3 साथियों से कहता है तुम तीनों वुफू को रोका रखोगे जबकि गोल्स मैं करूंगा। और वो 3 लोग वुफू को वहाँ पर रोकर रख रहे होते हैं। वुफू कहता है क्या तुम तीनों को लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो। बड़ी स्पीड के साथ उनके पास से खिसक जाता है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन की एबिलिटी को यूज कर रहा है। वो अपनी की पावर को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से उनके बीच से निकल जाता है। जबकि यहाँ पर काफी सारी जनता ऐसी भी है जो ब्रदर वू के नाम के नारे लगा रही होती है और उसे कह रही होती है इनको हरा दो, इनको दिखा दो कि सिर्फ यही यहाँ पर इतने महान बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं है। जूजुन के हाथ में फिर से बॉल लगता है। वो भागता हुआ नेट के पास पहुंचता है, ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कितना ही फास्ट क्यों ना हो, आज ये मैच हम ही जीतने वाले क्योंकि हमारे पॉइंट ज्यादा है। जैसे वो नेट में बॉल फेंक रहा होता है उसी वक्त वुफू बड़ी स्पीड से भागता हुआ एक लॉन्ग जंप लगाता है और उसके हाथ से फिर से बॉल को छीन लेता है। वो हवा में उसके हाथ से बॉल को छीनता है और वहाँ पर नीचे उतरने के बाद फिर से सामने की तरफ निशाना लगाता है। वो वहीं पर दूसरे नेट के पास खड़े होकर दूसरी तरफ बॉल को फेंकता है और फिर से बॉल सीधा जाकर नेट में गिरता है और इस तरह उनका पॉइंट बढ़ जाता है। बाहर वाली जनता और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स 42-37 की है, यानी कि बहुत ही जल्दी इनमें से कोई एक जीतने वाला है। टाइम भी कम रह चुका है। वो लोग सोच रहे होते हैं तरफ वुफू और उसका दोस्त है और दूसरी तरफ पूरे 8 प्लेयर्स है, क्या 2 वर्सेस 8 जीत सकते हैं। जूजुन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है इस लड़के ने तो यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, किसमें बहुत ज्यादा नफरत करता। हम लोग शायद यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहते थे लेकिन इसने यहाँ पर हमें सबक सिखा दिया। मैं इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर 42 और 37 के साथ उनका टाइम अप हो जाता है और इस तरह हमारे वुफू की टीम जीत जाती है। जूजुन का साथियों से कहता है ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। वो जाने लगते हैं तो मोटू उनसे कहता है ये क्या तुम लोग मैच हारने के बाद यहाँ से जा कैसे सकते हो, तुम्हें याद होगा कि रूल क्या थे, तुम्हें यहाँ पर ब्रदर वू को अपना डैड कहना होगा। तो ब्रदर जूजुन की साइड के जितने भी लोग होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की, शुक्र करो हम लोग बड़ी आसानी से हार मानकर यहाँ से जा रहे हैं और ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे वुफू को डैड बोले। जबकि ब्रदर वो भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे ऐसा कोई भी बेटा नहीं चाहिए जो कि इतना बुरा हो। जूजुन की साइड से एक लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कमीने लड़के कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर जूजुन के बारे में इस तरह की बात करने की। वो जब पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो हमारा वुफू उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही उसे किक मारता है। वो उसे एक ही किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ अपने बाकी के मेंबर्स के ऊपर जाकर गिरता है। तो सभी के सभी मेंबर्स भी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, कुछ खुश हो रहे होते हैं, ज्यादातर तो इनमें से मजा लेने वाले होती है। वो सभी लोग कहते हैं इसने तो उनको एक ही किक मार के गिरा दिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। जूजुन भी आगे बढ़ता है और वुफू के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है। वो आगे बढ़कर उसे अटैक करता है तो हमारा जूजुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को पकड़कर उसकी कलाई को मोड़ रहा होता है और उसे कहता है किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम मैच को हार चुके हो, रूल्स तो रूल्स हैं, अब तुम्हें यहाँ पर कीमत अदा करनी पड़ेगी, चलो जल्दी से आप मुझे डैडी कहो। जूजुन को भी अंदाजा हो जाता है कि जितनी मजबूती के साथ उसने इसकी कलाई को पकड़ा हुआ है, अगर ये इसकी कलाई को मोड़ेगा तो उसका बाजू टूट जाएगा। वो कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या करूँ। वो अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है। तो वो से कहता है चलो जल्दी करो, मुझे अपना फादर कहो। वहाँ पर जितनी जनता होती है वो सभी लोग भी नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कह रहे होते हैं हाँ जल्दी करो ब्रदर वू को अपना फादर कहो क्योंकि तुम्ही ने ये शर्त रखी थी, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, चलो जल्दी से अपना डैडी कहो। जूजुन ये सब कुछ करने को तैयार नहीं होता। वो फिर से उसे धमकी देते हुए कहता है वुफू तुम इस बात को बहुत ज्यादा पछताने वाली हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है मैं इसका बदला लूंगा। हमारा ब्रदर वो उसके बाजू को थोड़ा सा और मोड़ता है और उसकी हड्डी को चटकाता है तो वो जोर से चीख मारता है। ब्रदर वो से कहता है लगता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा, जल्दी से मुझे अपना डैड कहो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो उसे कहता है ठीक है मैं कहता हूँ। वो उसे अपना डैड कहता है। ऐसे वो उसे अपना डैड कहता है। हमारा वुफू उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है ये हुई ना बात, तो वाकई में मेरे बहुत ही बुरे बच्चे हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा
हो जाओ, आज तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। वूफू और उसका मोटू दोस्त वापस की तरफ आ रही होती है। मोटू से कहता है ब्रदर वू, तो टियानवू और जूजुन के स्कूल में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये प्रिंसिपल को भी जानते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, हो सकता है ये तुम्हें स्कूल से निकलवाने की कोशिश करे। नेक्स्ट सीन वू के रूम का दिखाया जाता है। ब्रदर वू अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि उसका हस्की भी वहीं पर बैठा उसकी तरफ देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। ब्रदर वू वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है और अपने आसपास हवा में मौजूद की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वू कहता है सेकंड स्टेज पर प्रमोट होने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई डेंसिटी वाली की पावर की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज को ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ही डेंस की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो हवा में बहुत ही कम की पावर है। तो अगर दरवाजा खुलता है, मोटू अंदर आता है और उससे कहता है ब्रदर वू, तुम्हें पता है कि हमारी स्कूल आउटडोर जा रही है, हम लोग आउटडोर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं पहाड़ों पर, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? हम लोग इस बार टियानफू माउंटेन के करीब जाने वाले हैं, वहीं पर माउंटेन पर हम लोग जाकर कैंपिंग करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स, कैनाल्स और बहुत सारी नदियां झील है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट है। सिर्फ खूबसूरत एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी वहाँ पर जा रही हैं, हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे। वूफू से कहता है क्या हम लोग टियानफू माउंटेन की तरफ जा रहे हैं? साथ ही उसे याद आता है कि उस बुढ़े मास्टर ने भी उसे बताया था टियानफू माउंटेन के करीब उसका एक विला है। तो मोटू उसे टियानफू माउंटेन के बारे में बताता है। उसे कहता है टियानफू हाउ युआन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे जुनहाई सिटी में सारे अमीर लोग वहीं पर जाते हैं क्योंकि वहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेन पॉइंट ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी और नाइस प्लेस है। तो वूफू से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ कैंपिंग पर चलूंगा। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रदर वू से कहता है क्या तुम मेरे लिए रजिस्ट्रेशन को हैंडल कर लोगे? जाओ जाकर मेरा नाम भी कैंपिंग में लिखवा दो। वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ देख लेता हूँ, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में इनकी बस को दिखाते हैं जो कि टियानफू माउंटेन की तरफ जा रही होती है। बस टियानफू माउंटेन की तरफ जा रही है और बस के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। ज्यादातर बच्चे तो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि ये वूफू हमारे साथ क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ एक कचरा है, इसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। ली मेंग यानी कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वो भी यहीं पर बैठी होती है। उसकी दोस्त से कहती है मेंग जाओ, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसने न सिर्फ टियान हाओ को ऑफेंड किया बल्कि जूजुन और उसके साथ साथ टियानवू को भी ऑफेंड किया है। तो ली मेंग अपनी दोस्त से कहती है मैं तो शुरुआत के साथ इसके साथ सिर्फ खेल रही थी, मेरा इसके साथ अटैच होने का कोई भी इरादा नहीं था, ये सिर्फ एक कचरा है, मैं कचरे के साथ क्यों रहूंगी। मोटू ब्रदर वू से कहता है ब्रदर वू क्या तुम ठीक हो? ये सभी लोग यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं? ब्रदर वू से कहता है इन सभी को इग्नोर करो, इनका काम है बातें करना। ली मेंग सोच रही होती है इस बार मुझे लगता है कि टियान हाओ कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त जरूर करेगा, इस पिकनिक पार्टी पर ही इसके साथ ऐसा होगा कि ये हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ा रहेगा या फिर इसे मार दिया जाएगा। इनके पास माउंटेन एरिया के थोड़ा करीब पहुंचती है तो वहीं पर एक मेंशन होता है। वो सभी लोग कहते हैं जरा इस मेंशन की तरफ देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। हमारा वूफू अपने हस्की को उठाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है बस को यहीं पर रोक दो, मुझे यहाँ पर उतरना है। तो ड्राइवर वहाँ पर बस को रोक देता है। मोटू से कहता है ब्रदर वू ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं है, माउंटेन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर क्यों उतर रहे हो? वो से कहता है यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जिसे मुझे मिलने के लिए जाना है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, मैं माउंटेन के ऊपर खुद ही आ जाऊंगा। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस लड़के को देखो तो सही, ये यहाँ पर कितना टफ बनने की कोशिश कर रहा है, इसे लगता है कि ये माउंटेन पर अकेले ही पहुँच जाएगा, इसे लगता है कि पैदल वहाँ पर पहुँच सकता है, यहाँ से माउंटेन बहुत ज्यादा दूर है। मोटू के दोस्त से कहते हैं मोटू तुम्हारा ये वाला दोस्त तो कुछ ज्यादा ही टफ एक्टिंग कर रहा है, इसे लगता है कि ये पैदल वहाँ पर पहुँच जाएगा कैंप साइड तक, क्योंकि कैंप साइड यहाँ से काफी दूर है। ऐसा ना हो कि ये लड़कियों के सामने टफ बनने के चक्कर में ना रास्ता भटक जाए, कभी भी माउंटेन तक पहुंचना है बाय और कोई जानवर इसे खा जाए। मोटू कहता है ये सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया और मेरे ब्रदर को बहुत ज्यादा कम मांगते हैं, वो जरूर वहाँ पर पहुंचेगा। वहाँ से नीचे उतरने के बाद वूफू को उस अंकल की कार आती है। वो अंकल उसे कहता है क्या तुम पहुँच गए? हमारा ब्रदर वू से कहता है मैं पहुँच गया हूँ, तुम्हारे विला के बाहर हूँ। वो उसे कहता है ठीक है, मेरी बेटी विला में पहले से मौजूद है, मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। वो उस मेंशन के बाहर पहुँचता है तो गार्ड उसे कहते हैं सर प्लीज इस तरफ आ जाए। तो वूफू वहाँ पर महसूस करता है और कहता है यहाँ पर की पावर तो वाकई में काफी ज्यादा डेंस है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था, लगता है कि इतनी सारी की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाऊंगा, ये तो अच्छी बात है। वूफू जैसे दरवाजा खोलता है तो सामने वो अंकल भी खड़ा होता है और उसके साथ एक गार्ड होता है। अंकल वूफू से कहता है ये मेरी बेटी है, और उसकी बेटी वहाँ पर सामने खड़ी होती है। उसे लगता है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर को लेकर आए या फिर किसी ग्रैंड मास्टर को। वो जल्दी से अपना सर झुकाती है और कहती है सीनियर मास्टर आपको ग्रीट करती हूँ, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो उसके सामने वूफू खड़ा होता है। वो चिल्लाकर कहती है ये तो वही ठरकी है, ये ठरकी यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रदर वो छोटी लड़की की तरफ देखता है
दुकानदार कहता है क्या यही हैमर गर्ल इसकी बेटी है, जबकि वो हैमर गर्ल उसकी तरफ देखती है और सोच रही होती है क्या यही वो मास्टर है जिसके बारे में मेरे फादर कह रहे थे, लेकिन ये तो एक ठरकी है जो की रिफाइनमेंट स्टेज पर है, ये तो मुझसे भी ज्यादा वीक है। तो वो लड़की वहाँ पर आसपास देखना शुरू कर देती है कि शायद इसके पीछे कोई और मास्टर होगा। उसे कहता है तुम कहाँ पर देख रही हो, लगता है कि तुम किसी और को ढूंढ रही हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही वो मास्टर हूँ जो तुम्हारा इलाज करने वाला है। जल्दी से अपने पंचेस को रेडी करती है और कहती है तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुमसे डर जाऊंगी कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं, तुम्हारे इन छोटे मोटे स्किल्स के साथ मैं डरने वाली नहीं हूँ। ब्रदर वू से कहता है तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं, मैं तुम्हारी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक करूंगा। वो हैरान होकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो खुद की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर हो, तो मेरा इलाज कैसे करोगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ब्रदर वो इसका इलाज कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।